इंस्टाग्राम पर एक कविता वायरल हो रही है कि बदनाम शहर आजमगढ़ का निवासी हूँ, नवाबी में लखनऊ तो भक्ति में काशी हूँ, शिक्षा में प्रयागराज तो वीरता में झांसी हूँ, तेवर देखकर समझ जाओ मैं उत्तर प्रदेश वासी हूँ। ये कविता इतने ज़्यादा वायरल हो रही है कि जितने भी नाम इन्होंने लिया हुआ है वो उन लोग देख करके उनको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बढ़िया बेहतरीन और तर्क संगत कहा है। आज हम लोग उन्हीं के साथ में बैठे हुए हैं उन्हीं का इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और जहाँ पर नाम लिया गया है बदनाम शहर आजमगढ़, तो हम लोग आजमगढ़ के निवासी हैं और इनसे बात ना करें, ये भी आजमगढ़ के ही हैं, तो बात करेंगे कि बदनाम शहर कैसे है और थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम विक्रांत सिंह है और मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। और आजमगढ़ बदनाम शहर कैसे है? हाँ, मैं उसी पे आता हूँ। एक वाक़या हुआ था जब मैं राइटिंग शुरू कर रहा था, तो मेरा पहला था कि मैं कुछ लिखूंगा तो उत्तर प्रदेश से ही स्टार्ट करूंगा। और मैं जब भी कहीं जाता हूँ किसी मंच पे तो मैं आजमगढ़ को जरूर रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये मेरी पहली और आखिरी कविता है जिसमें मैंने आजमगढ़ को बदनाम कहा है। इसके बाद जितनी भी कविताएं हैं मैंने आजमगढ़ को अच्छा ही बताया और मेरा शहर अच्छा है। बदनाम शहर के पीछे का वाक़या ये है कि मैं बहुत दिन से लाइनें ढूंढ रहा था कि मुझे बोलना क्या है। मेरा बाकी शहरों के साथ उसकी विशेषताएं मिल गई थी, मगर आजमगढ़ की विशेषता मुझे मिल नहीं रही थी जो सेट बैठे। तो मैं इलाहाबाद गया हुआ था और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास बैठा हुआ था। तो वहाँ एक व्यक्ति थे जो आए मेरे बगल में बैठे। वो खुद एक तरीके से आपराधिक मामले में वहाँ पे गए हुए थे, उनका कुछ तारीख वगैरह था। तो ऐसे ही सामने आजमगढ़ के ही थे? नहीं, वो आजमगढ़ के नहीं थे, मुझे पूछा भी नहीं। मैं क्या, तो बैठे बैठे आपस में बातचीत होने लगी तो उन्होंने पूछा कहाँ से हैं आप, तो मैंने बताया कि आजमगढ़ से। तो उनका वो लहजा मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो खुद एक आपराधिक मामले में बैठे हुए थे, वो आजमगढ़ के भी नहीं थे। तो उन्होंने बोला ओ आजमगढ़ बड़ा बदनाम है। और वहीं मुझे ये मिला कि बदनाम शहर आजमगढ़। इवन मैं जब छोटा था, मैं इलाहाबाद पढ़ाई करने गया था, फिर मैं लखनऊ गया हूँ, मैं कोलकाता गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, मैं मुंबई गया हूँ, तो मैं और भोपाल भी गया हूँ। तो मैं जहाँ भी जाता था, जब हम आजमगढ़ के नाम पे कुछ काम करते थे तो लोग कहते थे, जो जानता था तो आजमगढ़ की एक छवि थी जो बिगड़ गई थी, तो लोगों को डर था, आजमगढ़ के नाम से ही डर लगता था। मैं बताऊं, मेरे ये साथ हुआ है कि बनारस और इलाहाबाद में आजमगढ़ के नाम पे हम जब गए थे, 2015 की बात है, रूम नहीं मिलता था अगर हम बताते थे कि आजमगढ़ का है। तो वहीं से वो सब चीज़ें दिमाग में आते आते ये समझ में आया कि ये सेट बैठेगी कि बदनाम शहर आजमगढ़। ये चीज़ें आपने कहा कि रूम नहीं मिलता है, इसके पहले भी सुनने को मिलता है कि आजमगढ़ वालों की ऐसी चीज़ें कही जाती है। इवन अब अपने भाषण में योगी सर जी भी और मोदी जी भी कहते हैं कि आजमगढ़ को पहले आतंकगढ़ के रूप में देखा जाता था, जाना जाता था। यहाँ के लोगों को अब बगल में अलग अलग शहरों में जगहों पर रूम नहीं मिलता था। तो क्या वास्तव में सच्चाई थी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, ऐसी सच्चाई थी। इवन इलाहाबाद तो थोड़ा दूर हो गया, आप यहाँ से 80-100 किलोमीटर दूर बनारस भी जाएंगी तो स्टूडेंटों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। आजमगढ़ के हो तो आपको रूम नहीं मिलेगा? आपको रूम नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, अरे नहीं आजमगढ़ के लड़के नहीं। तो आजमगढ़ के लड़कों में क्या खासियत रहती होगी? मतलब अगर रूम ना मिलता हो, क्या वो ज़्यादा उद्दंड टाइप होते थे या फिर जिस तरह के आजमगढ़ को एक आतंकगढ़ के रूप में देखा भी कुछ लोग देखते भी हैं, तो क्या कुछ ऐसी प्रवृत्ति रही? देखिए मैम, एक छोटी सी हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये कोई बच्चा कहाँ क्या करने जाएगा? पढ़ने ही जाएगा और तो कुछ करने नहीं जाएगा। और बच्चा है तो थोड़ी सी शरारत तो करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुछ तथाजनिक लोगों की वजह कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो ऐसे काम में फंस गए या फिर जो भी चीज़ें थी, उस वजह से आजमगढ़ बदनाम हो गया। जिसमें सबसे बड़ा कांड था जो AK-47 पकड़ी गई थी, उस पर मेड इन बमहूर लिखा हुआ था और बमहूर आजमगढ़ का एक ज़िला था। उसने ही आजमगढ़ को सबसे ज़्यादा बदनाम किया। वरना आप आजमगढ़ जो आता है वो आजमगढ़ के बन जाता है। आजमगढ़ इतना बदनाम नहीं है। आजमगढ़ सभ्य है। आजमगढ़ के युवाओं को भी कहा जाता है कहीं न कहीं इनका राजनीतिक करियर बड़ा उज्जवल किस्म का होता है ना? तो आपकी जो कविता दिखती है उसमें भी बहुत ज़्यादा ओज दिखता है, मतलब कविताओं में रस होता है। जो लोग साहित्य को जानते होंगे और व्याकरण से थोड़ा अनुभव होगा उनका, तो जानते होंगे कि रस क्या होता है। और आपकी कविताओं में मतलब जितनी भी कविताएं मैंने नॉर्मली देखी है उसमें ओज रस वीर रस ज़्यादा रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? आजमगढ़ का ये तो है 110% है इसमें कि उसका रीजन आजमगढ़ है। दूसरे से मैं क्षत्रिय कुल में हूँ, मैं अपने नाम के आगे सिंह लगाता हूँ। मैं भारद्वाज गोत्र का ठाकुर हूँ और ठाकुरों में थोड़ी सी होती है तैस, तो वो मेरी जुबान से झलकती है। आजमगढ़ का राजनीति की बात करें तो भाजपा से निरहु है और
सपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है ना, तो जो है कि धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव, क्या लगता है कि किसमें कॉम्बिनेशन कैसा है और किसकी टक्कर ज़्यादा है? मैम, ये तो सच्चाई है कि कांटेदार टक्कर है। अब ये रिजल्ट बताएगा कि कौन आने वाला है। और हवा फिर भी कुछ आप चीज़ें देखती ऑब्जर्व करने की चीज़ें एक प्रवृत्ति होती है ना, ऐसा आप कह रहे हैं कि हम बहुत ओजस्वी हैं, तो ये चीज़ें भी देखते होंगे ना कि कहाँ पर क्या अच्छा चल रहा है और इसके पहले क्या अच्छा था, या फिर कुछ कमियां जो रही थी वो दूसरे लोगों ने पूरा करी है, उस पर भारी है या नहीं? इस पे मैं दो पहलू रखना चाहूँगा। अगर सपा और कविता के माध्यम से कहें तो और बढ़िया हो। अरे मैम शुक्रिया। अगर सपा और बीजेपी के तरीके से देखा जाए तो बीजेपी हर जगह अपना अच्छा कार्य कर रही है, तो उस तरीके से भी कैसे कैसे कर मैं एक ही चीज़ जानता हूँ बीजेपी, उन्होंने हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर बनवाया। ऐसे में तो लोग बोलते हैं ना कि राम मंदिर बजाकर थोड़ी रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं दे रही सरकार, भाजपा सरकार, विपक्षी वाले लोग बोलते हैं। मैम बोलने वालों वो कहावत है ना कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। क्यों नहीं रोजगार मिला? मंदिर बनी, मंदिर में काम करने वाले लोग नहीं मिले, या मंदिर के आसपास चीज़ें बनी तो उस वहाँ दुकानें नहीं बनी होंगी, या वहाँ टोल गेट नहीं बना होगा, या फिर जो भी चीज़ें बन रही हैं वहाँ विकास, जहाँ भी विकास होता है आप किसी भी शहर में देख लीजिए, जिस रास्ते से एक 6 लेन या 4 लेन रोड पास हो जाता है वहाँ विकास बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ का आवागमन बढ़ जाता है। तो जिस जगह आवागमन बढ़ जाएगा वहाँ रोजगार कैसे नहीं होगा? आजमगढ़ की बात करें, जो आपने कविता सुनाई हुई थी, मैंने तो इंट्रो से कर दिया है, बट आपके मुंह से लोग सुनना चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर भी आप सुनाएं। मैं बताना चाहूँगा ये मेरी पहली लेखनी थी और लखनऊ में TRD पर ये मेरा पहला शो था। और मैं जब भी किसी शो वगैरह पे जाता हूँ, किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो मैं आजमगढ़ को ज़रूर रिप्रेजेंट करता हूँ और उत्तर प्रदेश को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने रिप्रेजेंट किया था, वो लाइन ऐसे थे कि बदनाम शहर आजमगढ़ का निवासी हूँ, नवाबी में लखनऊ तो भक्ति में काशी हूँ। कि बदनाम शहर आजमगढ़ का निवासी हूँ, नवाबी में लखनऊ तो भक्ति में काशी हूँ, शिक्षा में प्रयागराज तो वीरता में झांसी हूँ, तेवर देखकर समझ जाओ मैं उत्तर प्रदेश वासी हूँ। बेहतरीन। मतलब ये लखनऊ, ये सारे जिले को जोड़ करके मेन पर्पस उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करना था, या फिर जो है कि आजमगढ़ भी उसी में मिला करके और तुकबंदी में सारे हो गए? नहीं मैम, ये उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करना था और बताना भी था कि मैं हूँ कहाँ से, मैं बिलोंग कहाँ से। ये भी चीज़ें हैं कि अगर मुंबई की तरफ जाओ तो भैया कह करके लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहाँ पे आने नहीं देना चाहिए, आकर के वहाँ के लोगों को रोजगार ले रहे हैं, बहुत हे दृश्य देखते हैं। और ऐसी आपने कविता लिखी है कि मतलब उत्तर प्रदेश में जिलों को जोड़ करके एक मतलब कि एक भाव दिया है कि हम जो है कि किसी से कम नहीं है ना, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे अदर देशों में जो उत्तर प्रदेश और बिहार की छवि है? देखिए मैम, कहने वाली बात है, अगर मुंबई जैसे बड़े शहरों से, बड़े नगरों से अगर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वापस आ जाए ना, तो वो अपना काम तक नहीं कर पाएंगे। उनके घर का ड्राइवर से लेकर उनके कारखानों में काम करने वाला, उनके रोडों पे काम करने वाला यूपी बिहार का है। अगर वो वापस आ जाएंगे ना तो फिर वो बड़ा नगर नहीं रह जाएगा। ये तो एक हीनता की बात भी हुई ना कि मतलब वहाँ पे जाकर के दूसरों के नौकर बन करके अपने अपने जिले और अपने राज्य का विकास न कर। इसके पीछे भी एक समय की राजनीति थी। कैसे? लंबा समय पीछे जाइए तो वहाँ के जो माने जाने नाम हैं उनकी ये राजनीति थी। वोट बैंक था, उसमें ये दिखाना था कि भाई हमारा है, हमारा हक है, ये चीज़ें करके यूपी वालों को भगाओ फलान ढिकान, ये सब राजनीति थी। ये कहानी लंबी हो जाएगी। ये ठाकरे परिवार जो है वो बाला साहब ठाकरे परिवार की बात कर रहे हैं? जी, ये वहाँ की राजनीति थी और ये बहुत लंबी। आजमगढ़ के बारे में और कुछ सुनना चाहें तो आपने कहा कि मैं हर जगह रिप्रेजेंट करता हूँ, जाहिर सी बात आपकी कविताओं में आजमगढ़ का जिक्र भी होता होगा, तो इसके अलावा आपने आजमगढ़ पर और क्या क्या लिखा होगा? जी, मैं जब दोबारा प्लेटफॉर्म पे गया था तो मैंने आजमगढ़ पे ऊपर एक लाइन लिखी थी, जिसे मुझे लगता है कि अगर मैंने बदनाम शहर लिखा था तो मैंने दूसरी सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ पे लिखी थी। मैंने भी एक आजमगढ़ पे लिखी हुई है। और बहुत ये तो अच्छी बात है। तो मैंने उसमें लिखी थी, लाइन थी कि तरक्की के रास्ते पे कदम बढ़ाएंगे, डर नहीं, लोगों की नज़र में इज्जत कमाएंगे, और डिग्री पर शक नहीं, नौकरी मिलेगी जब आजमगढ़ विश्वविद्यालय से पढ़ के जाएंगे। ये आजमगढ़ विश्वविद्यालय की नींव रखने के बाद लिखा था या फिर पहले इमेजिन में ही? नहीं, ये आजमगढ़ के विश्वविद्यालय की नींव रखने के बाद लिखा था, पर बहुत पहले मैंने एक लाइन लिखी थी कि मेरा मानना है कि मुझसे पहले भी बहुत बड़े बड़े राइटर यहाँ से रह चुके हैं। आप राहुल संस्कृत्यान जी को देख लीजिए, कैफी आजमी साहब को देख लीजिए,
और मैंने उस पर भी लाइन लिखी थी। वो साहब भी यहीं के हैं। जी, बहुत सारे, अगर आप गूगल करेंगे आजमगढ़ के राइटरों के बारे में तो इतनी लंबी आएगी लिस्ट। तो उस पर मैंने लिखी थी कि कागज कलम को शस्त्र बनाए, हर मंच हुआ है मेरा रण। कागज कलम को शस्त्र बनाए, हर मंच हुआ है मेरा रण। मैं कलमकार की धरती से, मेरी जन्मभूमि है आजमगढ़। बेहतरीन, तालियां बजाए कोई। ये शब्दों का चुनाव जो होता है और ये मतलब कि हर चीज़ को बना देता है और बिगाड़ भी देता है। कहीं न कहीं आज का युवा इससे थोड़ा सा इतर हो रहा है, उसको ना ही कला से प्रेम है और ना ही जो है साहित्य से प्रेम रह गया है, वो अपने आप में कहीं न कहीं सिमटता जा रहा है। ऐसे युवा क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं यही कहना चाहूँगा, इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर कहना चाहिए, पसंद की बात है और इवन सोचना चाहिए। हम भारत देश से बिलोंग करते हैं, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही है हमारी संस्कृति, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको संस्कृति से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैम, जाए विदेशी संस्कृति को अपनाएंगे, सभ्यता को अपनाएंगे, लेकिन यहाँ के उनको लगा कि ये तो ट्रेडिशन है, ये अंधविश्वास है, ये धोखाधड़ी है, फलाना ढिमकाना कहते हैं। इसके लिए एक छोटी सी चीज़ कहूँगा। आप वृंदावन चले जाइए, आप बनारस घाटों पे चले जाइए, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग आते हैं वो यहाँ धोती कुर्ता पहनते हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, राम नाम का जाप करती हैं। तो हमारी संस्कृति दुनिया अपना रही है जब हम दूसरों को अपनाने, और हम दूसरों का अपना रहे हैं। तो इसमें बस एक ही चीज़ है कि उन्हें इस, अगर आंखें खोलने के लिए उन्हें यही देखें कि वो दूसरे देशों से आके हमारे यहाँ हमारी संस्कृति अपना के जा रहे हैं और हम यहीं बैठे बैठे दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच नहीं। वो कहते हैं ना कि अपने कल्चर पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब राम जी, कृष्ण जी, सीता जी, या फिर जो है कि इस तरह का कुछ जो है उस पर। हाँ, लाइनें तो काफ़ी सारी हैं मैम। मैंने राम जी पर लिखा हुआ था, मैं प्रभु श्री राम पर लिखा हुआ था, और अभी हाल में ही 10 दिन पहले मैं अयोध्या गया हुआ था और मैंने उनके ऊपर लिखी लाइन बोली भी थी कि जिसकी महिमा सबसे प्यारी, सीरत जिसकी सबसे न्यारी, आया हूँ मैं श्री राम के द्वारे, ग्रहण करो प्रभु स्नेह हमारी। 2-4 लाइनें और हैं, कविताएं भी बड़ी बड़ी हैं। मैंने बजरंगबली के ऊपर एक रैप भी लिखा हुआ है और बहुत जल्द ही मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। ये अगला सवाल मेरा यही होने वाला है, क्योंकि जो भी लिखता है इन फ्यूचर जा करके अगर सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो वो सिंगिंग में अपना करियर अपनाना चाहता है। क्या आपका भी आगे में मतलब सपना है कि मैं भी जा करके ऐसा कुछ करूँ? नहीं मैम, मैं एक लेखक हूँ, लेखक बन के ही रहना है और मैं मरते दम तक लेखक रहूँगा। गाने को ट्राई नहीं करना, मतलब अपनी जो लिखा हुआ है उसको हम म्यूजिक के रूप में भी देखें। देखिए, संगीत एक बढ़िया कल्चर है, नो डाउट, पर मुझे सुकून लेखकी में है। मैं वही शब्द लिखता हूँ जो मैं खुद बोल पाऊँ और मेरी आवाज़ से लोगों के दिलों तक पहुँचा पाऊँ, और मुझे लगता है कि मैं ये बेहतर कर रहा हूँ और मैं यही करता रहूँगा। मतलब सुकून वाला, शोर वाला नहीं करना चाहते? नहीं, शोर नहीं चाहिए। मैं अकेले जीवन में बड़ा खुश मिजाज रहता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ कहना है लोगों से तो मैं प्यार से कहूँ और लोगों के दिल में घर कर जाए। और ये वाली वीडियो जो आपकी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी, है ना, तो बहुत सारे लोग आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, गर्लफ्रेंड, शादी, मैरिज, करियर, ये सारी चीज़ें। नहीं, शादी वादी हुई नहीं है मैम, और बड़े दूर से लोग कहते हैं कि शायर वही बनता है जिसकी मोहतरमा वगैरह छोड़ के भागी होती है। आपकी भी छोड़ के भाग गई है? ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई छोड़ के भागा नहीं था, पर हाँ इससे मिलती जुलती कुछ घटनाएं थी। सुनना चाहेंगे लोग। मैं क्लास 9 में था। 9 की लव स्टोरी है? हाँ, तो हुआ था मुझे भी। तो जब बड़ा हुआ तो पता चला कि निब्बे वाला था। हाँ। अभी के समय में निब्बा एक शब्द आ गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप भी कहीं न कहीं निब्बा थे कभी? नहीं मैम, मैं उस वक्त भी निब्बा नहीं था। अच्छा। कभी हम इस पर आराम से बैठ के चर्चा करेंगे। मैं उस समय भी निब्बा वाली हरकतें नहीं करता था। और मैं बता दूं कि बहुत ही जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा सा उम्र में बड़ा हुआ, मैं समाज में जब आना जाना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊँगा, मैं 4 लाइन सुनाऊँगा और जितने लोग देखेंगे वो समझ जाएंगे। मेरी लाइन ऐसे थी कि मुझे याद है जब हमारी पहली बार बात हुई थी, 1 या 2 पल नहीं पूरी रात हुई थी, और बड़े सपने देखे थे उसके साथ मगर पूरे ना हुए, हमारे बिछड़ने की वजह हमारी जात हुई थी। बहुत बढ़िया। और ये मुझे लगता है इससे पूरी दुनिया कहानी जान जाएगी
कि क्या रीजन। जाति ही अलग थी, बाकी सब कुछ तो ठीक ही था। जी मैम, और बताया ना मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ी तेज देखी तो जाती है। ये भी लोग कहते हैं ना, अगर थोड़ा सा हम मुद्दे से भटक जाएं तो ये भी कहते हैं ना कि अभी इंस्टाग्राम पे आप देखो तो जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या फिर लव गुरु अपने आप को बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर लड़का चाहे तो किसी भी लड़की से, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रूप, किसी भी स्वरूप का हो, वो कर सकती है, बट लड़की नहीं कर सकती है। आपके अंदर हिम्मत नहीं थी या फिर जो है कि आपने उसको सीरियस नहीं लिया? देखिए मैम, कह तो रहा हूँ, जब मैं बड़ा हुआ समाज में आया तो मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने बचपन से ब्रांड पहना है उनके बदौलत, और मुझे जब ज़रूरत हुई है मेरे पिता मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूं? दहेज लेकर के शादी करनी है? नहीं, दहेज मैम नहीं लेना। मैंने, मेरा भाई यूपी पुलिस में है और आप पता करवा लीजिएगा, मैंने बिना दहेज की शादी की थी और एकदम साधारण तरीके से शादी की थी अपने भाई की। मेरे बड़े भाई की शादी बहुत हम दहेज के मामले में बिल्कुल साफ़ हैं। मेरा ये मानना है कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को मिला नहीं है, और मिला है तो वो पचा नहीं है। तो एक्स्ट्रा की कभी भूख ही नहीं रही। जो है मेरा वो मुझे चाहिए, जो दूसरे का है मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। इस पर भी मैंने लाइन लिखी थी कि इरशाद बोलते क्या बोलते? हाँ, इरशाद ही बोलते हैं कि जिसको देना है वो मेरा साथ दे, बेमतलब की सीख नहीं, जो मेरा है मुझे पूरा चाहिए, किसी के रहमो करम की भीख नहीं। बेहतरीन जी मैम। ये काफ़ी मतलब बेहतरीन है, और इनसे अगर हम सुनने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाए, क्योंकि इनके पास भंडार है पूरा। लेकिन आखिरी सवाल मेरा यही है, क्या प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैम ऑब्वियस सी बात है, नरेंद्र मोदी जी को। क्या खास देखते हैं? उनका विजन जैसे हर मामले में, हर मामले में उनका विजन। एक लाइन में क्या देखते हैं जो विजन है वो? मतलब मैं बता दूं, मैं उनसे इतना प्रभावित हूं कि पहली चीज़ है कि वो कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये सही है तो वो कर देते हैं। उन्हें लगा कि नहीं, राम मंदिर की जगह थी, उन्होंने बनवाई, उन्होंने किया। उन्हें तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि उन्होंने नहीं किया, ये तो ट्रस्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, ट्रस्ट ने बनवाया था। मैम, झूठे में जाकर के अगर बात लूट रहे हैं। अगर एकदम सही बात है, ये कहा जा सकता है कि अगर नहीं सरकार ने बनवाई तो बाकी सरकार इसी मुद्दे पे क्यों बार बार वोट मांगती थी? हम आएंगे तो राम मंदिर बनवा देंगे। ये बीजेपी से मांग? नहीं मैम, बहुत पार्टियां मांगती थी, कौन? सबने मांगा है। आज अपनी बातों से सब सपा ने तो उसमें जो कार सेवक थे उन पे गोली चलवाई थी, और सपा ने ही बोला था कि हम भी राम मंदिर बनवाएंगे। लेकिन डेट नहीं बताएंगे। हाँ, राम मंदिर बनवाएंगे, उन्होंने ही बोला था। और आप तो देख ही सकती हैं कि जहाँ जैसा माहौल होता है वो वैसे रंग पे आ जाते हैं। और आज से नहीं, कि बहुत पहले से राम मंदिर मुद्दा रहा है राजनीति का। अगर ये राजनीति का मुद्दा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, इस सरकार में बना है तो सरकार वाहवाही लूटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहे हमारे साथ में, इंस्टाग्राम पे वायरल है, आजमगढ़ के हैं, तो हमने सोचा कि आजमगढ़ के लोग सीरीज़ में इनका भी इंटरव्यू कर लें, क्योंकि फेमस लोग जो है वो और हमसे छूट जाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो इनकी जो बातें चीज़ें हुई है वो आपको सुन करके कैसा लगा? इनकी जो कविता वायरल हुई आपने सुनी है या नहीं? अगर नहीं सुने तो जा करके इनको सर्च करिए। इंस्टाग्राम का ID बता दीजिए। जी, मेरा इंस्टाग्राम ID विक्रांत सिंह 98 के नाम से। तो आपको जा करके आप लोग फॉलो करिए इनको, और थोड़ा देखिए इनकी कविताएं जो है वो देखिए। और इसके साथ ही मुझे भी फॉलो करते रहिए, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।